तमीज से बात करो कावेरी, वरना ये तुम्हारी जुबान जो कैंची की तरह चलती है ना, काट दूंगा। कार्तिक के लहजे की शक्ति कावेरी के नसों पर हथौड़े बरसा रही थी। तुम होते कौन हो, मुझे जुबान काटने की धमकी देने वाले? कार्तिक, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। कावेरी ने किचन की सेल पर रखी प्लेट जोर से पटक दी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैं वही हूँ जिसके सामने पूरे शहर की जुबान बंद हो जाती है, और तुम एक अनपढ़ लड़की की तरह सुबह सुबह सिर पर चढ़ रही हो। कार्तिक उसके इतना करीब आ गया कि कावेरी को पीछे हटना पड़ा था। उसके शरीर से उड़ती तेज परफ्यूम की खुशबू उसे साफ महसूस होने लगी थी। अनपढ़ मैं नहीं हूँ, तुम हो, जो सिर्फ ताकत के बल पर बात करना जानते हो। कावेरी ने पूरी ताकत से उसका सीना धकेला था, मगर कार्तिक किसी चट्टान की तरह अपनी जगह खड़ा रहा, जैसे उसे उसकी इस कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। अभी तो तुमने मेरी ताकत देखी ही कहाँ है कावेरी। जिस दिन देख लोगी ना, उस दिन ये किताबों वाली बातें भूल जाओगी। कार्तिक के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई, पर उसने कावेरी की कलाई एक पल के लिए इतनी जोर से पकड़ ली कि उसके मुंह से दर्द की आवाज निकल गई। अरे भाई, क्या कर रहा है यहाँ? क्यों सुबह सुबह पूरा घर सिर पर उठाया हुआ है? काशीराम अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए किचन में आए। दादाजी, ये कार्तिक मुझे हर वक्त तंग करता रहता है, और अब तो धमकी देने लगा है। कावेरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बनावटी रोने लगी, ताकि दादा का दिल पिघल जाए। कामनी देवी, जरा इधर तो आइए, देखिए आपकी पोती मेरे शेर बेटे की शिकायत कर रही है। काशीराम ने जोर से अपनी पत्नी को आवाज दी, जो अभी अभी ड्राइंग रूम में आई थी। रहने दीजिए काशीराम जी, आप तो हमेशा अपने पोते का ही पक्ष लेते हैं। मेरी मासूम बच्ची को ये सब मिलकर तंग करते हैं। कामनी देवी ने कावेरी को अपने सीने से लगा लिया और काशीराम को घूर कर देखा, जैसे उन्हें पहले से पता हो। अरे भाग्यवान, इस उम्र में भी आपका गुस्सा वैसा ही तेज है जैसा शादी की पहली रात था, जब आपने मुझे पानी देने से मना कर दिया था। काशीराम की इस बात पर किचन में मौजूद मनोहर रितमा के जोरदार ठहाके गूंजे, जो अब तक चुपचाप कावेरी और कार्तिक की लड़ाई देख रहे थे, जबकि कामनी देवी शर्म से लाल हो गई। अरे बस भी कीजिए, बच्चों के सामने ऐसी बातें लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन कार्तिक, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ अपने पापा को उठाओ, सुबह का नाश्ता का समय निकल रहा है। कामनी देवी ने कार्तिक को घूरा। वो माथे पर सिकन डालकर चुपचाप वहां से चला गया, मगर जाते जाते उसने कावेरी को ऐसी तेज नजर से देखा, कावेरी का दिल जोर से धड़क उठा। आंटी, पराठों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मनोहर ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नंदिता देवी से कहा। हाँ बेटा, आज देसी घी के पराठे बने हैं, और साथ में सब्जी भी बनाई है। नंदिता देवी ने प्यार से मनोहर के सिर पर हाथ रखा, गरम पराठा उसकी प्लेट में रख दिया। मम्मी, मुझे ये सब्जी नहीं खानी, कावेरी ने मुंह बनाकर कहा, तो काशीनाथ ने, जो अभी लॉन से आए हुए थे, अपनी बेटी के पास आकर बैठ गए। मेरी राजकुमारी के लिए ऑमलेट बनाया गया है, ये लोग गुस्सा छोड़ो और नाश्ता करो। उन्होंने नौकरानी के हाथ से प्लेट लेकर बेटी के सामने रख दी। नौकरानी को कावेरी ने अभी तक देखा नहीं था। काशीनाथ ने कहा तो कावेरी का सारा गुस्सा खत्म हो गया और वो मुस्कुराकर खाने लगी। गोविंद राज और रितमा की शादी के कार्ड आज आ गए हैं। आपने मेहमानों की सूची पूरी कर ली है ना? चंद्र प्रकाश ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तो काशीराम ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, सब नाम लिख लिए गए हैं, बस कुछ दूर के रिश्तेदार रह गए हैं, उन्हें फोन करना होगा। काशीराम ने रोटी तोड़ते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो अब भी कावेरी के बालों में उंगलियां फेर रही थी। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था और किचन में बर्तनों की आवाजें बढ़ गई। काशीराम जी, आपने दवाइयाँ ली है या नहीं? कामनी देवी ने हाथ धोया, तौलिया रखते हुए पूछा, तो काशीराम ने लंबी सांस ली। कामनी देवी, अगर आप अपने प्यार की एक गोली मुझे दे दें तो इन दवाइयों की क्या जरूरत? काशीराम की इस बात पर पूरे खाने की मेज पर फिर से हंसी गूंज उठी और कामनी देवी अपना दुपट्टा संभालती हुई वहां से चली गई। कावेरी ने एक नजर कार्तिक पर डाली, जो इस समय बिल्कुल शांत चेहरे के साथ चाय का आखिरी घूंट पी रहा था। उसे हैरानी होती थी, एक ही घर में इतने खुशमिजाज लोग हैं, तो यह आदमी इतना कड़वा और घमंडी क्यों है? नाश्ते के बाद सब पूजा करके सो गए थे, और फिर जब उठे तो करने को कोई काम ही नहीं था। इसलिए मनोहर रितमा के साथ साथ कावेरी भी दादी जी की पुरानी प्रेम कहानी सुनने के लिए उनके पास आ गई थी। दादाजी, वो अलग किस्सा सुनाइए ना, जब आपने पहली बार दादी जी को देखा था और वे डरकर भाग गई थी। मनोहर ने उत्साह से कहा, तो काशीराम के चेहरे पर याद भरी मुस्कान आ गई। अरे बेटा, वो भी क्या दिन थे। तुम्हारी दादी उस समय बिल्कुल कावेरी की तरह गुस्से वाली थी। काशीराम ने सामने खड़ी कामनी देवी की तरफ देखा, जो बरामदे में नौकरानी से फर्श साफ करवा रही थी। काशीराम जी, बच्चों के सामने क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो?
आप जाकर आराम कीजिए वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कामनी देवी ने दुपट्टा ठीक करते हुए तेज नजरों से उन्हें देखा। देखो बच्चों, आज भी इनके नाक पर वैसा ही गुस्सा है जैसा 50 साल पहले था। काशीराम के इस वाक्य पर कावेरी और रितिमा जोर से हंस पड़े, जबकि कामनी देवी पैर पटकती हुई अंदर चली गई। दादाजी, क्या सच में दादी जी इतनी सुंदर थी? क्या आपने पहली नजर में ही दिल हार दिया था? रितिमा ने उत्साह से पूछा तो उनकी आंखों में चमक थी। वह तो आज भी अप्सरा जैसी लगती हैं, बस जुबान थोड़ी तेज है, वरना पूरे इलाके में ऐसी जोड़ी कहीं नहीं मिलेगी। काशीराम ने गर्व से मूंछों को ताव दिया और तभी उनकी नजर दूर खड़े कार्तिक पर पड़ी, जो हाथ में फाइल लिए लॉन की तरफ जा रहा था। कार्तिक बेटा, जरा इधर आओ। तुम क्यों इन बच्चों में शामिल नहीं होते? हमेशा इस काम को सिर पर चढ़ाए रखते हो। काशीराम की आवाज पर कार्तिक रुक गया और धीरे धीरे उनकी तरफ आया। दादाजी, ऑफिस का थोड़ा काम है जो दिवाली से पहले खत्म करना जरूरी है, वरना छुट्टियों में चैन नहीं मिलेगा, कार्तिक ने आदर से कहा। मगर उसकी नजर एक पल के लिए कावेरी पर ठहर गई, जो नीचे ही देख रही थी। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। देखो सब बैठे हैं, थोड़ा समय इनके साथ भी बिताओ, काशीराम ने कहा तो कावेरी का चेहरा लाल हो गया। दादाजी, इसे समय बिताने का नहीं बल्कि दूसरों को अनपढ़ कहने का बड़ा शौक है, कावेरी ने तीखे स्वर में कहा, और मुझे ऐसे बेकार कामों के लिए समय नहीं है। कार्तिक का स्वर इतना ठंडा और कठोर था, कावेरी को और गुस्सा आ गया। मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम सच में अनपढ़ हो, तुम्हें बड़ों की बात मानने की भी समझ नहीं है, कावेरी ने तुरंत जवाब दिया और खड़ी हो गई। उसका मन कर रहा था कि वह कार्तिक का चेहरा नोच ले। जुबान संभाल कर बात करो कावेरी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी क्या लगती हो। कार्तिक एकदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखा जहाँ सिर्फ गुस्सा था। बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह फिर लड़ाई शुरू कर दी। कार्तिक, तुम जाओ अपना काम करो, चंद्र प्रकाश ने बरामदे से आवाज दी तो कार्तिक ने गहरी सांस ली और वहां से चला गया। दादाजी, कार्तिक इतना बदतमीज क्यों है? शादी का घर है और ये हर समय मुंह बनाकर घूमता रहता है, कावेरी ने फिर शिकायत की तो काशीराम ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, वह ऐसा ही है, बाहर से सख्त पत्थर जैसा लेकिन अंदर से बहुत नरम है। कावेरी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। मगर उसके मन में कार्तिक का गुस्से वाला चेहरा, दादाजी की कही बात घूम रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कार्तिक असल में कैसा इंसान है। जब वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि कार्तिक भी अपने कमरे में जा रहा था, मगर कावेरी ने उसे नजरअंदाज किया और अंदर चली गई। समय तेजी से बीतता गया। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया था। नवरात्रि खत्म हो चुके थे, दशहरे की धूम थी। लॉन में कावेरी का गुस्सा आसमान छू रहा था, क्योंकि दर्जी का फोन लगातार बन जा रहा था। मैं कह रही हूँ वो भाग गया है, वो मेरा डिजाइनर हरा सूट लेकर गायब हो गया, कावेरी ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो कार्तिक ने आराम से उसकी तरफ देखा। क्या त्योहारों के बीच में ही दर्जी भाग गया? वाह, अब दशहरे पर क्या पहनोगी? चाहो तो मैं तुम्हारी पुरानी सलवार कमीज निकाल दूं या कोई पुरानी साड़ी दे दूं। जैसे ही कार्तिक ने ये कहा, कावेरी का गुस्सा और बढ़ गया। तुम अपनी बकवास बंद रखो। उसने पास पड़ा कुशन पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। दशहरा कल है, मैंने उसे इतनी महंगी लेस दी थी। वो फिर शिकायत करने लगी। चुड़ैलों पर वैसे भी हरा रंग अच्छा नहीं लगता, काला पहना करो, बिल्कुल असली रूप आ जाएगा। कार्तिक का मूड उसे चिढ़ाने का था, इसलिए वो लगातार बोलता जा रहा था। मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी कार्तिक। एक तो मेरा सूट खराब हो गया है, ऊपर से तुम मजाक उड़ा रहे हो। तुम तो यही चाहोगे कि मैं त्योहार पर बदसूरत लगूं। ये कहते हुए वो उठकर उसके सामने आकर खड़ी हुई। तुम्हारी सुंदरता या बदसूरती से मुझे क्या फर्क पड़ता है? कार्तिक ने अपना चेहरा उसके इतना करीब कर लिया कि दोनों की नाक टकराने लगी और हवा में अजीब सा तनाव भर गया। छोड़ो मुझे, कावेरी ने कांपती आवाज में कहा तो कार्तिक ने तुरंत उसे छोड़ दिया, जैसे वह जलता हुआ कोयला हो। जाओ यहाँ से और जाकर रो लो, मुझे अपना काम करने दो। कार्तिक ने मुड़कर मजे से अपना फोन उठा लिया, मगर उसकी उंगलियां कांप रही थी, जो कावेरी की नजरों से छुप नहीं सकी। मम्मी देखिए ना, हमारी बच्ची का बुरा हाल हो गया है। त्योहार सिर पर है और सूट गायब है, नंदिता देवी किचन से निकलते हुए बोली तो कामनी देवी ने सिर हिलाया। काशीराम जी, आप चुप क्यों हैं? अपने इस प्यारे पोते से कहिए ना कि जाकर दर्जी को ढूंढे, वरना त्योहार पर ये लड़की पूरा घर सर पर उठा लेगी, कामनी देवी ने काशीराम से कहा, जो उस समय आराम कुर्सी पर बैठकर माला जाप कर रहे थे। अरे भाई, दर्जी कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो कहीं छुप जाएगा। कार्तिक बेटा देख लो, अगर कुछ हो सकता है तो। काशीराम ने गंभीर नजरों से कार्तिक को देखा तो कार्तिक ने चुपचाप कार की चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि कावेरी रोती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वह कमरे में चली गई थी, बिस्तर पर औंधे मुंह गिरकर रोने लगी थी।
उसे सूट का दुख तो था ही, मगर कार्तिक के ठंडे व्यवहार ने उसके दिल को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। कुछ घंटों के बाद जब सांप का अंधेरा गहरा होने लगा तो कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कावेरी जाकर दरवाजा खोलते ही सामने कार्तिक खड़ा था। बाहर आओ, आंटी तुम्हें शाम के नाश्ते के लिए बुला रही हैं। कार्तिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कावेरी जो पहले ही रो रही थी अब खुद को संभाल चुकी थी। तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। इस बार उसने रोना शुरू नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि कार्तिक उसकी परेशानी का मजाक उड़ा रहा है। उसके जाने के बाद कावेरी फिर कमरे में आई, अपना चेहरा ठीक किया और नीचे चली गई। उसे किसी और चीज का ध्यान ही नहीं था। उसके दिमाग में वही रामा ग्रीन कलर का डिजाइनर सूट घूम रहा था, इसलिए वह ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। और आखिर वह दिन भी आ गई जिसका सबको इंतजार था। घर में दशहरे दिन भंडारा धूमधाम से किया गया था। काशीराम पंडित जी सभी घर में बड़े बूढ़े हवन कर रहे थे। मंत्र की गूंज कानों में गूंज रही थी। पूजा संपन्न होने के बाद सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। काशीराम ने कामनी देवी के कंधे पर हाथ रखकर सीधे से कुछ कहा तो शर्माकर पीछे हट गई, जबकि कावेरी कोने में खड़ी खाली नजरों से जलते हुए अग्नि को देख रही थी। उसी तरह उसके दिल में आग सी लगी हुई थी। दशहरे की शुभकामनाएं, कार्तिक की भारी आवाज उसके कानों के पास गूंजी। कावेरी ने गुस्से से उसे देखा, मगर कार्तिक की आंखों में वही पुरानी ठंडक थी, जैसे उसे कावेरी से दुख से कोई मतलब ही ना हो। शुभकामनाएं उसे हो जिसके पास पहनने के लिए कपड़े हों, मेरे लिए तो अंधेरी रात है, कावेरी ने गुस्से से कहा और पैर पटकते हुए नीचे अपने कमरे की तरफ भाग गई, जहां अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब हवेली में पूरी शांति छा गई और सब अपने अपने कमरे में दिवाली की तैयारियों में लग गए, तो कावेरी के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कावेरी जो बिस्तर पर सिर रखकर सो रही थी, उसने गुस्से से सिर उठाया। मम्मी प्लीज चले जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कावेरी ने जोर से कहा, मगर दरवाजा धीरे से खुला और कार्तिक का लंबा कद कमरे में आया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। रोने से दर्जी वापस नहीं आएगा कावेरी, और ना ही तुम्हारा वो महंगा कपड़ा आसमान से गिर जाएगा। कार्तिक दीवार से टिककर उसे देखने लगा तो कावेरी गुस्से में उठकर उसके पास आ गई। तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो ना? देखो मैं कितनी मजबूर हूँ, देखो तुम्हारी जीत हो गई। कावेरी ने उसके सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर कार्तिक ने बिजली की तेजी से उसकी दोनों कलाइयां पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा देखकर खुशी मिलती है? कार्तिक की आवाज इतनी कठोर थी कि कावेरी की सांसें रुकने लगी। उसका शरीर कार्तिक के इतने करीब आकर गर्म होने लगा। तो फिर बताओ तुम क्या चाहते हो? क्यों मेरे पास आते हो जब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? कावेरी की सिसकियां अब कार्तिक के कुर्ते में भीग रही थी। कार्तिक का मन हुआ वह अभी जाकर बता दे कि उसका हरा सूट उसके अलमारी में छुपा रखा है, मगर उसका अहंकार उसे रोक गया। नफरत और प्यार के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है कावेरी, जिसे तुम कभी पार नहीं कर पाओगी। कार्तिक ने उसके भीगे गाल को अपनी उंगली से छुआ तो कावेरी को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने कार्तिक की आंखों में एक अजीब सी गर्मी देखी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती थी। कार्तिक ने चुपचाप उसे छेड़ दिया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। कावेरी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक उसे तड़पा रहा है या खुद तड़प रहा है। वह उसी उलझन में कब सो गई उसे पता ही नहीं चला, और वह कमरे का दरवाजा बंद करना ही भूल गई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, कावेरी की आंख किसी के स्पर्श से खुली। उसने देखा कि कार्तिक उसके सिरहाने खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में पूरी रात जागने की थकान साफ दिखाई दे रही थी। दिवाली की शुभकामनाएं मैडम जी, ये लीजिए अपना सामान और जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए। कार्तिक ने वही हरा रंग का सूट जो अब पूरी तरह तैयार था कावेरी के सामने रख दिया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये कैसे कार्तिक, तुमने इसे दर्जी से कब लिया? कावेरी ने कांपते हाथों से सूट को छुआ तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही कपड़ा है जिसके लिए वो इतना रो रही थी, और मैंने उसे दुगने पैसे देकर मंगवाया था ताकि दिवाली पर तुम्हें रोता हुआ देख सकूं। मेरा मतलब है तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। कार्तिक ने बहुत शांत होकर कहा, मगर कावेरी की आंखें हैरानी से भरी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक ऐसा भी कर सकता है। अगर तुम्हारा रोना खत्म हो गया हो तो अब ज्यादा सवाल मत करो और जल्दी तैयार हो जाओ, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक ये कहकर मुड़ गया। कार्तिक जाने लगा, मगर दरवाजे पर रुककर उसने एक बार फिर कावेरी को देखा। इस कपड़े में तुम बहुत सुंदर लगोगी कावेरी, मगर याद रखना ये सुंदरता हर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। कार्तिक के इन शब्दों ने कावेरी के पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी।
वह भी उसी घबराहट में बाहर निकली थी क्योंकि उसका सूट वापस आ गया था। ऊपर से कार्तिक के शब्द उसके दिमाग में हलचल मचा रहे थे। वह कुछ कुछ समझ गई थी और कार्तिक भी जानता था उसने क्या कह दिया है, मगर दोनों ही अनजान बने हुए थे। दिवाली की पूजा से वापसी पर काशीराम हवेली हंसी और खुशियों से गूंज रही थी। जहां काशीराम शाही अंदाज में सोफे पर बैठे थे, कामनी देवी उनके साथ बैठी माला जाप कर रही थी, मगर उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। अरे भाई चंद्रप्रकाश, काशीनाथ, तुम लोग तो उसे दिवाली का तोहफा ऐसे दे रहे हो जैसे किसी गरीब को दान कर रहे हो। थोड़ा दिल बड़ा करो। काशीराम ने अपने बेटों को टोका तो सब हंस पड़े। पिताजी, आप अपनी जेब ढीली कीजिए ना, हम तो कंजूस है ना, काशीनाथ ने हंसते हुए कहा। तो काशीराम ने नए नोटों की गट्टी निकालकर मेज पर रख दी। ये लो भाई, जिसने जितना लेना है ले लो, मगर याद रहे कामनी देवी का हिस्सा सबसे अलग और ज्यादा होगा। काशीराम ने शरारत से अपनी पत्नी को देखा तो कामनी देवी शर्माकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। अरे काशीराम जी, इस उम्र में भी आपकी ये बातें खत्म नहीं होती, कामनी देवी ने धीरे से कहा। तो मनोहर और रितिमा जिन्होंने ये सुन लिया था तुरंत हंस पड़े। उसी समय कावेरी हरे रंग के डिजाइनर कपड़े में हॉल में आई तो जैसे समय रुक गया। उसके गले में चांदी की चैन थी, बालों का जूड़ा उसकी गर्दन को और सुंदर बना रहे थे। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें उसने मिठाई के कटोरे रखे हुए थे। दिवाली की शुभकामनाएं, कावेरी ने धीरे से कहा। तो सबकी नजरें उस पर टिक गई, खासकर कार्तिक की, जो दरवाजे से टिककर उसे ही देखे जा रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा हो। उसकी नजरों में ऐसी गर्मी थी जो कावेरी के पूरे शरीर को झुलसा रही थी। अरे मेरी प्यारी राजकुमारी, तो आज अप्सरा लग रही है, यह हरा रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। कामनी देवी ने प्यार से कावेरी के पास बुलाया और उसके हाथ पर दिवाली का तोहफा रख दिया। कार्तिक भाई, आपका तोहफा कहाँ है? रितिमा ने शरारत से कहा। तो कार्तिक ने गहरी सांस ली और सीधा होकर बैठ गया। मेरा तोहफा बाद में मिलेगा होने वाली भाभी जी, अभी सिर्फ मिठाई का मजा लो। कार्तिक का स्वर ठंडा था, मगर कावेरी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कावेरी ने मिठाई का कटोरा कार्तिक की तरफ बढ़ाया तो दोनों की उंगलियां एक पल के लिए छू गई। कावेरी को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो और उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग बातों में लगे हुए थे तो कावेरी चुपचाप किचन की तरफ चली गई, मगर उसे क्या पता था कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी, एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। कार्तिक, तुम छोड़ो मुझे, कावेरी ने घबराकर कहा। इतना पास था, दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? कार्तिक की आवाज में ऐसी बेचैनी थी। कावेरी की हिम्मत जवाब देने लगी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि कार्तिक अपने हाथों से उसे महसूस कर सकता था। कार्तिक अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कावेरी को जोर का झटका लगा। वह घमंडी कार्तिक, जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था, आज उसके पैरों के पास बैठा था। उसने कावेरी का एक पैर अपने मजबूत हाथ में लिया और उसके टखने को अपनी उंगलियों से छुआ। कार्तिक, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। कावेरी ने घबराकर अपना पैर छुड़ाना चाहा, मगर कार्तिक ने उसे हिलने भी न दिया। उसने अपनी जेब से चांदी की पायल निकाली तो कावेरी हैरान रह गई। इस पायल की आवाज जब भी तुम्हारे पैरों में बजेगी तो तुम्हें याद आएगा ये तोहफा मैंने दिया है, और वह सिर्फ इसलिए कि 2 दिन मेरी वजह से तुम बहुत रोई हो। कार्तिक ने पायल उसके पैर में पहनाई और फिर खड़ा हो गया। कावेरी की आंखें डर और भावनाओं के अजीब मिश्रण से बंद हो गई थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही हो। तुम पागल हो कार्तिक, तुम बहुत बदतमीज इंसान हो जो सिर्फ अपनी मर्जी करता है, कावेरी ने कांपती आवाज में कहा। तो कार्तिक उसकी आंखों में देखने लगा। हाँ, मैं बदतमीज हूँ, मगर अब ये निशानी तुम्हारे पैर में है। अब तुम जहाँ भी जाओगी मुझे तुम्हारी मौजूदगी का पता चल जाएगा। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखा और उसे वहीं छोड़कर सांस से बाहर चला गया, जबकि कावेरी वहीं दीवार से लगी अपनी तेज धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक को खुद भी नहीं पता था कि वह किस वजह से कावेरी को वो पायल देकर गया है। वह खुद से भी यही कह रहा था कि उसने सिर्फ और सिर्फ उसके आंसुओं का बदला चुकाया है, और कावेरी भी उसे यही कह रही थी। कावेरी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक को हुआ क्या है, और उसे अपनी भी समझ नहीं आ रही थी कि जब वह उसके करीब आती है तो दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है। दिवाली के दूसरे दिन काशीराम विला के गेट पर कई गाड़ियों का रुकने का शोर मचा तो नौकर ने दौड़कर सामान उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका से कावेरी के अंकल अपनी फैमिली के साथ शादी के 2 हफ्ते पहले ही पहुंच चुके थे। अरे आओ आओ गौतम बेटा,
कितने लंबे समय के बाद आए हो और ये तुम्हारे बच्चे भी भगवान की कृपा से कितने बड़े हो गए हैं। काशीराम ने गर्मजोशी से सबका स्वागत किया तो ड्राइंग रूम में एक नई हलचल पैदा हो गई थी। बस अंकल, हमने सोचा गोविंद राज की शादी है तो क्यों ना 2 हफ्ते पहले पहुंचकर खूब मस्ती की जाए। गौतम ने सोफे पर काशीराम के साथ बैठते हुए कहा। सब बड़े अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, मगर मयूर चश्मा उतारकर कावेरी की तरफ देख रहा था जो सीढ़ियां उतर रही थी। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी जो कार्तिक की नजरों से छुप नहीं सकी। नमस्ते कावेरी, तुम तो कितनी बदल गई हो। बचपन में देखा था और अब तो तुम पहचान में ही नहीं आ रही हो। मयूर ने बिना किसी झिझक के कावेरी के करीब आकर उसका हाथ थामना चाहा। कावेरी ने मासूमियत से मुस्कुराकर सिर्फ नमस्ते किया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये बेफिक्री कार्तिक के अंदर कितना बड़ा तूफान खड़ा कर रही है। आप भी तो बदल गए हैं मयूर, आप तो बिल्कुल विदेशी जैसे लग रहे हैं, कावेरी ने हंसते हुए कहा तो मयूर उसके और करीब आ गया, जैसे वो उसे अपने पास लेना चाहता हो। कार्तिक जो दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, उसके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि नाखून हथेलियों में धंसने लगे। उसके लिए ये सहना मुश्किल था कि कोई दूसरा आदमी कावेरी के इतने करीब खड़ा हो। मयूर, अगर सफर की थकान उतर गई हो तो जरा बाहर आकर गाड़ियों की पार्किंग देख लो, रास्ता तंग हो रहा है। कार्तिक की कड़क आवाज हॉल में गूंजी तो मयूर को एक पल के लिए झटका लगा। उसने मुड़कर कार्तिक के तीखे चेहरे को देखा जिस पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अरे कार्तिक, तुम तो वैसे ही हो, जरा सी बात पर तनाव ले लेते हो, मैं भी गाड़ी ठीक कर देता हूँ, मयूर ने हंसकर कहा। मगर कार्तिक की आंखों में सख्ती थी जिसे देखकर मयूर के कदम अपने आप बाहर की तरफ बढ़ गए। चलो मयूर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, यहाँ के नियम थोड़े सख्त हैं। कार्तिक ने उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखा और उसे एक तरफ से पकड़कर बाहर ले गया, जबकि कावेरी वहीं खड़ी हैरानी से देखती रह गई। इसे क्या हुआ? कावेरी ने रितमा से पूछा तो रितमा ने हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। थोड़ी देर के बाद जब कार्तिक वापस आया तो उसने देखा कि कृति सोफे पर बैठी बड़े ही नखरे से बाल ठीक कर रही थी। कार्तिक ने जानबूझकर कावेरी को जलाने के लिए कृति के पास जाकर कुर्सी खींच ली। और कृति, तुम्हारा सफर कैसा रहा? सुना है वहाँ अमेरिका में सब कुछ बहुत अलग होता है। कार्तिक का लहजा इतना मीठा था कि कावेरी को लगा जैसे उसके कानों में गर्म शीशा भर गया हो। वह जब भी कार्तिक के बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी, अचानक तिलमिला उठी। सफर तो बहुत अच्छा रहा, बस अब तुम मुझे यहाँ की सैर करवाओगे। कृति ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा तो कार्तिक ने कावेरी की तरफ एक जीत भरी नजर डाली, जिस पर कावेरी गुस्से से पैर जमीन पर पटक रही थी। क्यों नहीं कृति, मैं तुम्हें खुद पूरा शहर घुमाऊंगा, यहाँ के मॉल तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। कार्तिक ने कावेरी की आंखों में जलन देखकर गहरी सांस ली, मुस्कुराने लगा। कावेरी से अब और सहन नहीं हो रहा था। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या कार्तिक कावेरी को चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा था या कार्तिक के साथ उसका कुछ और संबंध था? आगे ये कहानी एक अलग मोड़ लेने वाली है। ये कहानी बहुत रहस्यमयी और दिलचस्प है, दिल थाम कर सुनिएगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।